बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एम ए पोलिटिकल साइंस परचा है जी बैनुल-अक़वामी कानून, और इसके नए मौजू की तरफ हम जा रहे हैं जी। मौजू है जी मुआहदात या ट्रीटीज़। हाँ जी, सवाल जो मैंने बनाया है ये दो तरह से सवाल आ सकता है कि मुआहदे से क्या मुराद है, मुआहदा करने के जो मराहिल हैं उस पर नोट लिखें। और दूसरा जो मौजू इसमें बन सकता है वो ये है कि मुआहदा से क्या मुराद है, मुआहदा कैसे ख़त्म हो जाता है, या टर्मिनेशन ऑफ ट्रीटी जो है या मनसूख मुआहदा वो कैसे अमल में आता है, इस पे सवाल ये आ सकता है जी। तो इस हवाले से जब हम देखेंगे, सबसे पहले तो हम ये चीज़ देखेंगे कि मुआहदा से क्या मुराद है, मुआहदा किसे कहते हैं। मुआहदा जो है दो या दो से ज़ायद रियासतों का आपस में किया हुआ ऐसा समझौता, ऐसा एग्रीमेंट होता है जिसके तहत वो अपने मफादात की तकमील करती हैं। दो या दो से ज़्यादा जो रियासतें हैं मिल के एक दस्तावेज़ पे दस्तखत करती हैं, दस्तावेज़ मंजूर करती हैं, जिसके पस पर्दा उन रियासतों के अपने मफादात की तकमील होती है। कोई भी रियासत किसी दूसरी रियासत के साथ ऐसा समझौता या ऐसा एग्रीमेंट नहीं करती, ऐसी दस्तावेज़ नहीं साइन करती जिसके पीछे उसके ये फ़वाइद ना हो, नुकसान हो, ऐसा हरगिज़ नहीं होता। तो ये जो मुआहदा करना है इसके पीछे रियासतों के अपने मफादात जो हैं वो शामिल होते हैं। इसके बाद आप कुतब से कंसल्ट करेंगे तो आपको उसमें मिल जाएंगे, फ़िलासफ़र थिंकर्स की राय मिल जाएगी। चंद की यहाँ पे मैंने जिक्र किया है, जे.जी. स्टार्क, ओपनहाइम और प्रोफेसर शॉज़नबर्गर जी। जे.जी. स्टार्क क्या कहता है जी। जे.जी. स्टार्क के बकौल मुआहदा से मुराद दो या दो से ज़ायद रियासतों के दरमियान कायम होने वाला वो रिश्ता है जो बैनुल-अक़वामी कानून की रोशनी में तय पाता है। जे.जी. स्टार्क के बकौल मुआहदा दरअसल दो या दो से ज़ायद रियासतों के दरमियान कायम होने वाला एक नया ताल्लुक़ होता है, इस हवाले से ये इस बात को ज़ाहिर करता है जी। दूसरे नंबर पर हमने किया जी प्रोफेसर ओपनहाइम जो है ये कहते हैं जी कि मुआहदा से मुराद एक ऐसी करारदाद है जो दो या दो से ज़ायद रियासतों के दरमियान मुख्तलिफ़ अमूर से मुतल्लिक़ तय पाती है, जिसमें रियासतों का मफाद वाबस्ता होता है। कि ये करारदाद है जिसकी बदौलत रियासतें अपने मफादात को यकीनी बनाती हैं। इसके बाद है जी प्रोफेसर श्वार्ज़नबर्गर। हाँ जी, प्रोफेसर श्वार्ज़नबर्गर जो हैं ये कहते हैं जी कि मुआहदा बैनुल-अक़वामी कानून का ऐसा मौजू है जो बैनुल-अक़वामी कानून में काबिल पाबंदी ज़िम्मेदारी तख़लीक़ करता है। कि मुआहदा से वजूद में आने वाला जो काम है वो क्या करता है जी, वो रियासतों के दरमियान एक ज़िम्मेदारी की फ़िज़ा जो है वो तख़लीक़ करता है। ज़ाहिर एग्रीमेंट जब किया जाएगा, जब मुआहदा किया जाएगा तो दोनों रियासतें जो हैं, जो करने वाली हैं, दोनों फ़रीक़ैन हैं, दो या दो से ज़ायद, उन पे पाबंदियाँ आयद होती हैं कि वो उन शराइत को मद्देनज़र रखते हुए अपने अफ़ाल जो हैं वो सरअंजाम दें, अपनी ज़िम्मेदारियाँ सरअंजाम दें। हाँ जी, इसके बाद हम आ जाएंगे जी अगले मौजू पे कि मुआहदा के मराहिल। मुआहदा के मराहिल मैंने लिख दिए हैं जी, 12 स्टेप बनते हैं मुआहदा के मराहिल जो हमने यहाँ पे लिखे हैं जी, कि मुआहदा कैसे वजूद में आता है। तो इसमें जो सबसे पहली हेडिंग है वो है जी नुमाइंदों का तकर्रुर, या जिसको आप क्या कहेंगे जी, नॉमिनेशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। हाँ जी, सबसे पहला जो अमल होता है मुआहदा की तख़लीक़ के अंदर वो यही होता है कि रियासतें जो हैं वो अपने नुमाइंदों का तकर्रुर करती हैं। रियासतें अपने नुमाइंदों का तकर्रुर करते वक्त क्या करती हैं जी, उनको या तो वो फुल अथॉरिटी दे के भेजेंगी, या उनका जो दायरा अख्तियार होगा वो रिटन फॉर्म में लाकर वो अपने उस नुमाइंदे के हवाले कर देंगी। और जब वो नुमाइंदा मुआहदा के लिए जाएगा तो वो अपने वो जो अख्तियारात वाली जो दस्तावेज़ है वो मुआहदे के में शामिल जो फ़रीक़ैन हैं उनके सामने वो रख देगा कि जनाब मेरे पास ये अख्तियारात हैं और मैं इस हद तक आपसे बातचीत कर सकता हूँ। बरतानिया के अंदर नुमाइंदों को फुल पावर देने के जो असूल हैं वो हस्ब ज़ैल है जी। नंबर 1 कि अगर मुआहदा सरबराह रियासत की सतह का हो तो सरबराह रियासत फुल पावर के दस्तखत पर यानी कि उस लेटर पर दस्तखत करता है
और इसे ग्रेड C लगाकर बंद कर दिया जाता है और अपने नुमाइंदे के हवाले किया जाता है। नंबर 2, अगर मुआहदा हुकूमती सतह का हो या रियासतों की सतह का हो तो फिर बरतानिया में वज़ीर ख़ारजा दस्तखत करता है और उस पर अपनी सरकारी मोहर लगाकर उसको बंद कर देता है और अपने नुमाइंदे के हवाले कर देता है। इस काम को इसलिए किया जाता है ताकि दूसरे फ़रीक़ैन को पता हो कि इनका नुमाइंदा किस हद तक पावर रखता है और इससे हम किस हद तक बातचीत करें और हमारे मसाइल हैं वो सुलझ सकते हैं, हम मुआहदा कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद जो दूसरा मरहला आता है वो आता है नेगोशिएशन का या बातचीत करने का मरहला। इस बातचीत करने के मरहले के अंदर क्या होता है जी, फ़रीक़ैन जो हैं जो गैर रस्मी बातचीत करते हैं, यानी कि बाकायदा उस कॉन्फ्रेंस में जाने से पहले, बाकायदा मीटिंग रूम में जाने से पहले जब नुमाइंदे आपस में मिलते जुलते हैं तो वो जो गैर रस्मी बातचीत करते हैं उसको हम कहते हैं प्योर पार्लर। इसको जो टर्म इसके लिए इस्तेमाल होती है प्योर पार्लर की, जिसका मतलब भी यही है कि गैर रस्मी बातचीत। इस बातचीत करने से भी जो नुमाइंदे होते हैं उनको इस चीज़ का इदराक हो जाता है कि हम किस दायरा कार में रह के इस मुआहदे की शराइत जो हैं वो तय करेंगे, उन्हें कुछ अंदाज़ा एक दूसरे का हो जाता है। हाँ जी, इस मरहले के अंदर फिर जब ये बाकायदा तौर पे बातचीत का आगाज़ हो जाता है कॉन्फ्रेंस के अंदर, तो इस मरहले के अंदर जो मेन काम तय किए जाते हैं वो कमेटीज़ बनाने के हैं, जैसे स्टीयरिंग कमेटी, ड्राफ्ट कमेटी, लीगल कमेटी वगैरह ये तश्कील दी जाती हैं और ये कमेटियाँ जो हैं अपना अपना काम करके, ड्राफ्टिंग करके, शराइत वो जो लीगल शराइत हैं वो तय करके एक ड्राफ्ट जो है वो हतमी तैयार करती हैं जी। हाँ जी, इससे अगला जो मरहला आ जाता है जी इस काम के अंदर, इससे अगला मरहला है जी अडॉप्शन का, या नंबर 3 पे हमने लिखी हेडिंग मुआहदाती शराइत की मंजूरी। फ़रीक़ैन जो हैं वो क्या करते हैं जी, वो अपने दरमियान तय पाने वाली जो शराइत हैं जो ड्राफ्ट कमेटी या लीगल कमेटी ने जो तैयार की थी उनको क्या करते हैं जी, मंजूर करते हैं। ये मुआहदे के हवाले से हतमी ड्राफ्ट होता है, इसको मंजूर किया जाता है। इसकी मंजूरी के हवाले से जो वियना कन्वेंशन हुआ, वियना कन्वेंशन 1969 मुआहदे के हवाले से, जो मुआहदात के हवाले से कन्वेंशन किया गया कि मुआहदात किस लहज पे होंगे, तो ये वियना कन्वेंशन जो है ये तमाम इस तरह की कमेटियों को, तमाम इस तरह के जो मुआहदाती फ़रीक़ैन हैं इनको क्या ये तजवीज़ देता है कि आप 2/3 अक्सरियत के साथ मुआहदात की मंजूरी का अमल जो है वो तय करें। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर वो ये तजवीज़ देता है कि मुआहदे में शरीक जितने भी फ़रीक़ैन हैं वो 2/3 अक्सरियत के साथ मुआहदात की शराइत को बेशक बदल लें, जैसा वो चाहते हैं वैसा उसको कर लें। तो इस स्टेज पे आके मुआहदात की शराइत को मंजूर किया जाता है तमाम फ़रीक़ैन की तरफ से। हाँ जी, इससे अगला जो मरहला आता है वो आता है सिग्नेचर का या दस्तखत का। शराइत को वोटिंग के ज़रिए मंजूर कर लिया गया। इसके बाद जो रियासती नुमाइंदे हैं जो मुआहदे के अंदर शरीक हुए थे वो क्या करेंगे जी, वो इस मुआहदे की दस्तावेज़ पे दस्तखत कर देंगे। इसलिए इस मरहले को हम कहते हैं सिग्नेचर या दस्तखत का मरहला। हाँ जी, अगर तो उन नुमाइंदों के पास फुल अथॉरिटी थी तो फिर क्या होगा जी, फिर इस दस्तखत के अमल के बाद वो जो मुआहदा है वो काबिल अमल हो जाएगा और अपने मुकर्ररा वक्त, मुकर्ररा तारीख़ को नाफिज़ुल अमल होगा। लेकिन अगर इसके अंदर ये शर्त शामिल है कि मुआहदा की तस्दीक या तौसीक या रेटिफिकेशन जो है वो रियासत के सदर से होगी, रियासत के वज़ीर आज़म से होगी, रियासत की पार्लियामेंट से होगी, तो ऐसी सूरत हाल के अंदर मुआहदे की रेटिफिकेशन होना ज़रूरी है। तो मुआहदा यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं होगा, अमल दरामद उस पर फिर अगले मरहल के अंदर चला जाएगा जी। हाँ जी, जब ये मुआहदा तय पा जाता है तो अमूमन आपने देखा होगा अखबारात, ख़बरों के अंदर आप वो वीडियो देखते होंगे कि अगर 2 तरफ़ा मुआहदा है या 3 फ़रीक शामिल हैं तो वो आसानी से क्या कर रहे होते हैं जी, वो एक दूसरे को फ़ाइलें एक्सचेंज कर रहे होते हैं। तो ये जो अमल है इसको हम कहते हैं एक्सचेंज ऑफ नोट्स या दस्तावेज़ात का तबादला। अगर तो ये मामला, ये जो मुआहदा है 2 तरफ़ा है या 3 फ़रीक हैं तो वहाँ पे ये काम आसानी से हो सकता है। अदरवाइज़ कसीर जो मुआहदात होते हैं, कसीर रियासती मुआहदात जो होते हैं उसके अंदर इस तरह का काम नहीं होता। हर रियासत के पास एक अपनी कापी मौजूद होती है
लिहाजा एक्सचेंज की कोई तबादला उनके ना दस्तावेज़ात के तबादले की ज़रूरत महसूस नहीं होती। हाँ जी, इसके बाद जो अगला काम होता है जी वो ये है कि मास्टर कापी जो मुआहदे की होती है उसको क्या किया जाता है जी, मुआहदाती दस्तावेज़ का तहफ़्फ़ुज़, नंबर 6 हेडिंग जो यहाँ पे लिखी भी हुई है, मुआहदे को सील किया जाता है। मुआहदे की एक कापी को सील कर दिया जाता है ताकि बवक्त ज़रूरत उसको खोल के जब कोई इख्तलाफात पैदा हों, कोई उलझन गलतफ़हमी पैदा हो तो उसको खोल के उसको देखा जाए और फिर फ़ैसला किया जाए। तो आजकल के दौर में अगर देखें तो मुआहदात को सील बंद करने की ज़रूरत महसूस नहीं की जाती, क्योंकि उसका मतन जो है वो मुख्तलिफ़ जगह पे मौजूद होता है। प्रिंट की सूरत में, हार्ड कापी की सूरत में या वो सॉफ्ट कापी की सूरत में मौजूद होता है। इतनी ज़्यादा ज़रूरत महसूस बहरहाल काम की नहीं होती। हाँ जी, अब हम आएंगे अगले मरहले पे, वो मरहला जो हमने दस्तखतों वाले काम से लिया था जी, कि दस्तखत हो गए, नाफिज़ुल अमल हो जाएगा, लेकिन तौसीक अगर उसमें शिक थी तो फिर क्या होगा। 7वें नंबर पे हमने हेडिंग बनाई है तौसीक या तस्दीक मुआहदा, मुआहदे की रेटिफिकेशन। अगर मुआहदे के अंदर ये शर्त शामिल थी कि जनाब रियासत जो है उसके जो पार्लियामेंट है या सदर या वज़ीर आज़म है या वज़ीर ख़ारजा है कोई फ़लाँ मंजूरी देगा तो ये मुआहदा काबिल अमल होगा, ऐसी सूरत में इस अमल को हम कहते हैं इंग्लिश में रेटिफिकेशन और उर्दू में कहेंगे तौसीक या तस्दीक। तो अगर ये शर्त शामिल हो तो इसके लिए फिर ये इस मरहले को हम रेटिफिकेशन कहते हैं जी। जे स्टार जो कहता है कि वो कहता है कि ये मरहला, ये इसमें शामिल होना बेहतर है, इसकी बेहतरी की वो फिर दलील देता है जी। नंबर 1 वो कहता है कि मुआहदे पर दस्तखत होने के बाद तौसीक होती है। इस दरमियानी अरसे में तमाम पार्टियों को मुआहदे पे मज़ीद गौर करने का वक्त मिल जाता है और वो अगर चाहें तो मुआहदे से दस्तबरदार हो जाएं, चाहें तो उसको अपना लें। नंबर 2, मुआहदा अगर पसंद ना हो तो उसको मुस्तरद कर देने का मौका मिल जाता है, इसलिए तौसीक के अमल का होना ज़रूरी है। नंबर 3, मुआहदे का जब ममालिक जो है ना जी, मुआहदे का ममालिक अमल दरामद अमली तौर पर नाफिज़ुल अमल में लाते हैं तो उनके मुल्की कवानीन में बाज़ दफ़ा रुकावट बन सकती है। तो तौसीक करने की सूरत में ये होगा कि रियासतों को ये मौका मिल जाएगा कि वो अपने मुल्की कवानीन को क्या करें जी, मुल्की कवानीन को उस अपने मुआहदे के शराइत से ढाल लें इस तौसीक वाले अरसे के दौरान। और नंबर 4 पे स्टार के मुताबिक ये है कि जमहूरियत का भी ये तकाज़ा है कि जब कोई रियासत किसी दूसरी रियासत से मुआहदा करती है तो वो अपनी पब्लिक ओपिनियन जो है उससे भी इस्तेफ़ादा हो, अपनी पब्लिक ओपिनियन जो है अपनी मुल्क की आवाम की राय वो भी इस दौरान जान ले, ताकि उन्हें पता चले कि आवाम इस मुआहदे के हक़ में है या नहीं है। लिहाजा अगर ऐसा हो कि आवाम पसंद करती है तो वो फिर मुआहदा कबूल करेगी, वगरना मुस्तरद करने का उसको मौका मिल जाएगा। हाँ जी, इसके बाद हमने जो अगली हेडिंग लिखी है कि अदम तौसीक व इसके असरात। ठीक है, अदम तौसीक व असरात। अगर कोई रियासत मुआहदे की तौसीक नहीं करती तो फिर उसके क्या असरात मुरतब होंगे, ये हम इसके अंदर करेंगे। ये आपका इसी तौसीक वाली जो हेडिंग है इसी के सब हेडिंग आप इसको बना लेंगे और मैंने ये इधर लिखा भी हुआ है, देखें तौसीक मुआहदा, फिर इसी के अंदर अदम तौसीक व असरात लिख दिया है और ये दूसरी हेडिंग जो है आपके सामने मौजूद हैं। हाँ जी, ब्रेरी जो है वो कहता है जी तौसीक जो है ये कोई कानूनी ज़िम्मेदारी नहीं है, तौसीक का अमल नहीं होना चाहिए। लेकिन स्टार कहता है कि तौसीक के अमल करने की वजूहात ये हैं कि तौसीक का अमल लाजमी इसमें शामिल हो। क्यों? इसलिए ताकि क्या हो सके जी, नंबर 1 कि रियासती नुमाइंदे ने अगर अपने अख्तियारात से बढ़कर कोई काम किया है तो तौसीक की जो शर्त है वो उसके इस फ़ेल से उसकी खामी कमी दूर कर देगी। फिर है जी कि अगर आपके रियासती नुमाइंदों को किसी धोखे में रखा गया होगा तो फिर भी तौसीक वाले मरहले में आके आप उस धोखे का अजाला कर लेंगे कि आप मुआहदे का हिस्सा नहीं बनेंगे। नंबर 3 ये कहता है जी कि अगर रियासत जो है वो मुआहदे की ज़िम्मेदारियाँ पूरा ना कर सकती हो, उसके लिए नामुमकिन हो, तो उसको तौसीक के मरहले पे मौका मिल जाता है कि वो मुआहदे से अलग हो जाए। और नंबर 4 इसमें कि अगर इस बात पर इत्तेफाक ना हो सके कि मुआहदा जिन मकासद के लिए किया जा रहा था वो मकसद पूरा नहीं हो रहा, अगर ऐसा होगा तो फिर भी तौसीक के मरहले पे मुआहदे को तोड़ा जा सकता है, ख़त्म किया जा सकता है। हाँ जी, इसके असरात के अंदर हम ये करेंगे जी कि इससे मुमकिन है
कि मुआहदा ख़त्म हो जाए तमाम पार्टियों के दरमियान, और इससे ये मुमकिन है कि तौसीक ना करने वाली जो पार्टी है, जो मुल्क है, जो फ़रीक है, वो मुआहदे से ख़त्म हो जाए, दस्तबरदार हो जाए, बाकी रियासतों के दरमियान मुआहदा मौजूद रहे। हाँ जी, इसके बाद जो अगला मरहला आता है वो है तस्दीक या तौसीक की फराहमी या डिपॉज़िट ऑफ रेटिफिकेशन। जब कोई रियासत अपने उस किए हुए मुआहदे को कबूल कर लेगी तो वो उसको जमा करवाएगी अपने कसीरुल रियासती अगर मुआहदा था तो जो हेड क्वार्टर ने बनाया हुआ है, जो हेड ऑफिस बनाया होगा, उसका जो सेक्रेटरीट बनाया होगा, या जो मैकेनिज़्म रखा होगा, वहाँ पे जाके वो अपना मुआहदे की कापी जो है वो जमा करवाएगी, तौसीक की कापी, और मुआहदा फिर अगले मरहले के लिए चला जाएगा अमल की तरफ। और इसकी जो सूरतें हैं उनमें से एक ये भी है कि रियासत जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए वो ऐलान कर देगी कि जनाब मैंने मुआहदे को मंजूर कर लिया है, या मेरी रियासती पार्लियामेंट ने, काबीना ने, वज़ीर-ए-आज़म या सदर ने उसको मंजूरी का ऐलान कर दिया है। अच्छा जी, इसके बाद जो अगली हेडिंग ये आई है जी, वो है इजाफ़ा की मंजूरी, सेशन एंड एडहेशन जी। हाँ जी, बाज़ औक़ात ये काम होता है कि रियासतें आपस में मुआहदा कर लेती हैं, लेकिन क्या होता है जी, उस वक्त उस मुआहदे के दरमियान कुछ ममालिक जो हैं उसका हिस्सा नहीं बनते, उस मुआहदे में शरीक नहीं होते। मुआहदा हो जाता है, मुआहदा हो जाने के कुछ अर्सा बाद नए ममालिक जो हैं वो क्या करते हैं जी, वो मुआहदे का हिस्सा बनना चाहते हैं, मुआहदा में शरीक होना चाहते हैं। तो ये जो शरीक होने का जो अमल है नए फ़रीक का, इसको हम कहते हैं एडहेशन, सेशन एंड एडहेशन जी। तो ये जो अमल है इसमें जो नया फ़रीक शामिल होने वाला है होता है, उसके लिए ये ऑप्शन हो जाती है कि वो आया तमाम शराइत को मद्देनज़र रख के शामिल हो जाए, या उस मुआहदे की जो चंद शराइत जो उसके लिए सूदमंद हैं उनको मानते हुए मुआहदे का हिस्सा बन जाए। ये भी मुआहदे का एक अमल है, मुआहदे का एक मरहला है जी। हाँ जी, इसके बाद आ जाता है जी मुआहदे का इतलाक़ या कमिंग इनटू फोर्स ऑफ ट्रीटी, मुआहदा काबिल अमल हो जाना। तस्दीक हो गई, तौसीक हो गई रियासत की तरफ से, उसका नोटिस जारी हो गया। इसके बाद ये होगा कि वो मुआहदा अपने मुकर्रर करदा वक्त, मुकर्रर करदा तारीख़, मुकर्रर करदा साल उस पर नाफिज़ुल अमल हो जाएगा। ठीक है जी, यहाँ पे आके भी काम शुरू ख़त्म हो गया इसका, लेकिन इसके आगे भी मुआहदे के साथ कुछ मराइल होते हैं, वो हस्ब ज़ाइल हैं, जिनमें वो अगला है 10वें नंबर पे हेडिंग के अंदराज व इशात के मुआहदे को प्रिंटिंग फॉर्म में दर्ज करने के फॉर्म में लाया जाता है। कदीम बैनुल-अक़वामी कानून के मुताबिक मुआहदे की शाया किया जाता था लाजमी तौर पे, और खुफिया मुआहदे नहीं किए जाते थे या पाबंदी थी उन पे। दीगर रियासतें ताकि ना उन शराइत से उन जो मुआहदे के जो शिके हैं उससे मुस्तफ़ीद हो सकें। आज के दौर में बैनुल-अक़वामी कानून का जो आर्टिकल है, आर्टिकल 102, वो तमाम ममालिक को पाबंद करता है कि वो जो मुआहदा करें वो UNO के सेक्रेटरीट में जमा करवाएं। वो मुआहदा वहाँ पे महफूज हो जाता है, UNO उसको छापती है, और इससे क्या होता है दूसरी रियासतों को भी उससे फ़ायदा पहुँचता है, इनडायरेक्ट या डायरेक्ट। अच्छा जी, इसके बाद आगे आ जाता है जी आखिरी मरहला इसके अंदर, एप्लीकेशन एंड इन्फोर्समेंट, मुआहदे का नफाज। तो मुआहदा अपने मुकर्ररा वक्त पे अपने तमाम तर ये तकाज़े पूरे करता हुआ नाफिज़ुल अमल होता है, और ये वो मरहला होता है जिसमें तमाम रियासतों ने उस मुआहदे की शिकों के मुताबिक अपने रियासती कवानीन भी ढाल लिए होते हैं, बना लिए होते हैं। हाँ जी, ये तो था सवाल का पहला मरहला। दूसरा मरहला जो है वो मरहला है अबाउट टर्मिनेशन ऑफ ट्रीटी या मनसूखी मुआहदा, मुआहदे का ख़ात्मा या मनसूखी, मुआहदा कैसे ख़त्म हो जाता है, कैसे मनसूख हो जाता है। इसके हवाले से भी हमने हेडिंग्स लिखी हैं, 10 हेडिंग्स लिखी हुई हैं जी। नंबर 1 है फ़रीक़ैन का नाक़ायद हो जाना। हाँ जी, मुआहदे के अंदर शरीक फ़रीक जो है उसका ख़त्म हो जाना, सिरे से रियासत ही ना रहे, उस पर कोई कब्ज़ा कर ले, वो रियासत ख़त्म हो जाए, ऐसी सूरत के अंदर मुआहदा ख़त्म हो जाएगा। ये दो तरफ़ा मुआहदा था तो फिर तो यकीनी तौर पर बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। कसीरुल रियासती मुआहदा था तो ऐन मुमकिन है जो वो रियासत ख़त्म हो गई तो उस रियासत का उस मुआहदे में हिस्सा नहीं रहा, वो ख़त्म हो गई। ठीक है जी, और ऐन मुमकिन है कि अगर उसमें यह शर्त थी कि कोई एक मुल्क भी चला गया तो मुआहदा बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसी सूरत के अंदर वो मुआहदा फिर बिल्कुल ही ख़त्म तस्वर किया जाएगा।
अच्छा जी, इसके बाद नंबर 2 पे है जी फ़रीक़ैन के माबैन जंग। अगर रियासती वो जो दो तरफ़ा मुआहदा है और दोनों फ़रीक़ैन के दरमियान जंग छिड़ जाए तो फिर क्या होगा उसमें ये अगर शर्त थी तो मुआहदा माज़रत के साथ मुआहदा जो है वो ख़त्म हो जाएगा, उसकी हैसियत ख़त्म हो जाएगी। अगर वो कसीर और रियासती मुआहदा था और फिर फ़रीक़ैन के दरमियान कहीं जंग छिड़ गई तो जो मुआहदे के दरमियान जो फ़रीक़ैन जिनके दरमियान जंग छिड़ी थी वो जो रियासतें हैं उनके दरमियान मुआहदा ख़त्म हो सकता है, एक सूरत। या दूसरी सूरत ये है कि उस मुआहदे में फ़रीक़ैन जो जंग में शरीक हैं वो और उस जंग से जो मुतासर हो रहे हैं फ़रीक उनके दरमियान मुआहदा ख़त्म हो सकता है, दो चीज़ें। तीसरी सूरत ये पैदा हो सकती है कि सारा मुआहदा ही मनसूख हो सकता है। ठीक है जी, कोई भी सूरत हाल इनमें से पैदा हो सकती है। अच्छा जी, इसके बाद अगली हेडिंग है जी ब्रीच ऑफ ट्रीटी या मुआहदा की खिलाफ वर्जी। रियासतें जो हैं दो तरफ़ा थी, दो तरफ़ा मुआहदा था, तो किसी एक ने खिलाफ वर्जी की तो यकीनी मुआहदा ख़त्म हो सकता है। कसीरुल रियासती मुआहदा था तो रियासतों जिन रियासतों ने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है शिकों की, वो मुआहदे से खारिज हो सकती हैं, या वो जो उससे मुतासर हो रहा है, मुतासर हो रही हैं रियासतें, वो रियासतें और खिलाफ वर्जी करने वाली रियासत उनके माबैन मुआहदा ख़त्म हो सकता है, या मुकम्मल तौर पर भी मुआहदा मनसूख हो सकता है। कोई भी सूरत इनमें से हो सकती है जी। इसके बाद है जी अगली हेडिंग नाकाबिल अमल सूरत हाल या इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। अगर कोई रियासत ये समझे कि मुझसे मुआहदे की शराइत पे अमल करना मुमकिन नहीं रहा तो रियासत क्या करेगी जी, रियासत मुआहदे से खारिज हो जाएगी, निकल जाएगी, अपने आप को वहाँ से निकाल लेगी। तो ऐसी सूरत हाल में भी यही होगा कि जिसको नुकसान पहुँचेगा वो रियासत उससे अपना हर्जाना जुर्माना तलब करेगी कि भाई आपने मुआहदे से खारिज होने से मुझे ये नुकसान पहुँचा है, आप मुझे जुर्माना दें। तो ऐसी सूरत में वो रियासत जुर्माना हर्जाना देगी और रियासत खुद फिर उस मुआहदे से आज़ाद हो जाएगी। या फिर ये भी मुमकिन है कि तमाम रियासतों के दरमियान मुआहदा ख़त्म हो जाए, और ये भी मुमकिन है कि जिन पे असर हुआ था उनके दरमियान मुआहदा ख़त्म हो जाए और वो फ़रीक भी मुआहदे से खारिज हो जाए। इसके बाद है जी नंबर 5 पे बुनियादी हालात में तब्दीली या फंडामेंटल चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस। ऐसी सूरत हाल जिसको मद्देनज़र रखते हुए मुआहदा किया गया था, अगर हालात यकसर बदल जाएं, वो हालात ही ना रहें जिनके लिए मुआहदा किया गया था, तो मुआहदा बेमानी हो जाएगा, बेसूद हो जाएगा। कोई भी एक फ़रीक रियासतों को कह के उस मुआहदे से निकल जाएगा, खारिज हो जाएगा। ऐसा जो अमल है इसके लिए जो एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की जाती है उसको कहा जाता है डॉक्ट्राइन ऑफ रेबस सिक्स टेंटबस। ये हमारे यहाँ एक टर्म इस्तेमाल होती है पॉलिटिकल साइंस के अंदर, फ्रांसीसी ज़बान की टर्म है डॉक्ट्राइन ऑफ रेबस सिक्स टेंटबस। ये ऐसी ही सूरत हाल के लिए इस्तेमाल होती है कि रियासतों ने मुआहदा किया आपस में और जो सूरत हाल है वो यकसर बदल गई, हालात सूरत हाल वो न रही जिस मकसद के लिए मुआहदा किया गया था, तो रियासतें जो हैं मुआहदे से खारिज हो जाएंगी, मुआहदा ख़त्म हो जाएगा, बातिल हो जाएगा। इस तर्ज़ अमल को हम कहते हैं, इस टर्म को जो टर्म इसके लिए इस्तेमाल होती है वो उसको हम कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ रेबस सिक्स टेंटबस। हाँ जी, इसके बाद जो अगली हेडिंग आ जाती है जी इसके अंदर वो है जी एक्सपायरी ऑफ पीरियड, तकमील मुद्दत। हाँ जी, बाज़ मुआहदों के लिए ना जी वक्त मुकर्रर होता है कि फ़लाँ तारीख़ फ़लाँ वक्त ये मुआहदा ख़त्म हो जाएगा। अगर ऐसी उसमें शर्त लिखी हुई है और फिर इसमें कोई आगे एक्सटेंशन नहीं की गई, इसकी तौसी नहीं की गई, तो उस मौके पे, उस तारीख़, उस वक्त पे पहुँच के वो मुआहदा अपनी मौत खुद ही मर जाएगा। नंबर 7 पे है जी फ़रीक़ैन की तादाद में कमी। अगर मुआहदे के अंदर ये शिक तय किया गया था कि अगर कोई एक भी मुआहदा जो फ़रीक है वो मुआहदे से दस्तबरदार हो गया तो फिर मुआहदा बातिल हो जाएगा, तो ऐसी सूरत के अंदर भी मुआहदा ख़त्म हो जाएगा जब कोई एक फ़रीक भी मुआहदे से दूर होगा या मुआहदे से बाहर निकलेगा या खारिज होगा। हाँ जी, इसके बाद जो अगली हेडिंग इसके अंदर हमारी आएगी जी वो है मकासद का हसूल। मुआहदात जिस मकसद के लिए किए जाते हैं, अगर वो मकासद अचीव हो जाएं, अगर वो मकासद हासिल हो जाएं,
तो ऐसी सूरत हाल के अंदर वो मुआहदा ख़त्म तस्वुर किया जाएगा, मुआहदा आगे नहीं चलेगा। और हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग है जी वो है कंसेंट ऑफ पार्टीज़ या फ़रीक़ैन की रज़ामंदी। रियासतें बाहम रज़ामंदी के साथ भी मुआहदात से दस्तबरदार हो जाती हैं, हो सकती हैं, या मुआहदे जो फ़रीक़ैन जितने भी हैं, दो या दो से ज़ायद, वो अगर इत्तेफाक कर लें कि जनाब आप मुआहदे की ज़रूरत नहीं रही, इसको हम ख़त्म कर दें, तो वो मुआहदे को ख़त्म कर सकते हैं। और आखिरी इसमें जो हेडिंग हमने 10 नंबर पे लिखी कि इनकम्पैटिबिलिटी विद यूएनओ चार्टर, कि अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर से अदम मुताबिकत। जनाब कोई भी मुआहदा वजूद में आया और उस मुआहदे की जो शराइत हैं वो अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर से मुताबिकत नहीं रखती और उस वक्त रियासतों को नहीं पता चला, लेकिन बाद में पता चल गया, तो ऐसी सूरत हाल के अंदर वो मुआहदा बातिल हो जाएगा, उस पर अमल दरामद करना मुमकिन नहीं होगा, मुआहदा मनसूख तस्वुर किया जाएगा। तो यहाँ तक कोशिश की मैंने एक शार्ट से लेक्चर के अंदर इस टॉपिक को हमने कवर करने की। इंशाअल्लाह नेक्स्ट जो है टॉपिक जो है वो लेके जल्द आपकी खिदमत में हाज़िर हो जाऊँगा। तब तक के लिए इजाज़त, अस्सलामु अलैकुम।